हेलो बच्चों, ठीक ठाक है ना। तो लास्ट क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी हम लोगों ने उसमें जीटीएम मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दो की चर्चा की थी। तो दो मेथड आपको पढ़ा चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। आज का जो डिस्कशन है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है, कैसे शुरू हुआ, इन सब के बारे में थोड़ी सी पहले चलते हैं हम लोग। जानकारी, इसकी विशेषताएं, मतलब इसके प्रिंसिपल्स, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड एक्चुअली है क्या? ऑडियो लिंगुअल मेथड बिहेवियरिस्ट थियरी पर बेस्ड है। बिहेवियरिस्ट थियरी क्या होती है? बिहेवियर समझ रहे हैं ना, बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार। तो जो हमारे रोजाना के व्यवहार में होता है वो कहा जाता है बिहेवियर। तो बिहेवियरिस्ट थियरी क्या है? बिहेवियरिस्ट थियरी, बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या हुआ? व्यवहारवादी। ये एक थियरी दी गई कि हम लोग जो सीखते हैं वो आदत के अनुसार सीखते हैं। ये दिया था बीएफ स्किनर ने। कौन ने? बीएफ स्किनर एक महाशय थे। तो बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिस्ट थियरी दी थी। उसी थियरी पर बेस्ड है कौन? ऑडियो लिंगुअल मेथड पढ़ाने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो लैंग्वेज टीचिंग का ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो किस पर बेस्ड है? तो ये बिहेवियरिस्ट थियरी पर बेस्ड है। और किसने ये थियरी दी थी? ये थियरी दी थी मिस्टर स्किनर महाशय ने। क्या नाम है पूरा? बीएफ स्किनर महाशय ने। अच्छा, इस ऑडियो लिंगुअल थियरी के और क्या नाम है? ऑडियो लिंगुअल मेथड के और क्या नाम है? इसको एक तो आर्मी मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मी मेथड कहा जाता है। और एक नाम और है इसका, क्या कहा जाता है? न्यू की। तो कभी कभी इसके अलग अलग नामों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछ लिया जाता है न्यू की किस मेथड को, निम्नलिखित में से किसको न्यू की मेथड कहते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यू की मेथड, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्मी मेथड। तो आर्मी मेथड के नाम से भी इसी ऑडियो लिंगुअल मेथड को ही जाना जाता है। ठीक है ना। तो क्यों इसको आर्मी मेथड कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट आर्मी मेथड? आर्मी मेथड इसको क्यों कहते हैं? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे करीब अमेरिका की सेना दुनिया के तमाम देशों में एम्प्लॉय की जा रही थी। जापान की ओर से भी युद्ध हो रहा था। तो अमेरिका अपनी सेना कई मोर्चों पर कई अलग अलग देशों में लगाए हुए था। तो अमेरिका की चूंकि सेना कई मोर्चों पर लग रही थी, तो ये एक जरूरत महसूस हो रही थी कि सेना को कम से कम कुछ थोड़ी सी मतलब ट्रेनिंग देनी थी भाषा की। तो उन सैनिकों को भाषा की थोड़ी ट्रेनिंग थी, कुछ जरूरी, जितना निहायत जरूरी था उतने हद तक उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो उस ट्रेनिंग देने में यही मेथड, मतलब अमेरिका की आर्मी को ट्रेनिंग देने में, भाषा की ट्रेनिंग देने के लिए यही मेथड अपनाया गया था। इसलिए इस मेथड को आर्मी मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसके नाम रखने की वजह। अब जो बिहेवियरिस्ट थियरी है, बिहेवियरिस्ट थियरी क्या कहती है? क्यों आर्मी मेथड में आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए बिहेवियरिस्ट थियरी को पालन किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि स्किनर महाशय का ये मानना था कि जो भी हमारे बिहेवियर है, जितने भी तरह के बिहेवियर होते हैं उसमें लैंग्वेज भी शामिल है। जितने भी तरह का बिहेवियर है वो हम लोग कैसे सीखते हैं? हम सीखते हैं थ्रू रिपीटिशन और पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट की वजह से। रेनफोर्समेंट क्या होता है? जोर या दबाव। हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी रेनफोर्समेंट होगा, एक चीज ये होती है। दूसरा रिपीटिशन होता है। तो जो रिपीटिशन होता है, किसी चीज को जब हम बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं तो सीख जाते हैं। तो इन्होंने ये चीज बिहेवियर में भी लगा दी। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाना सीखते हैं या आपको तैरना सीखना है। जब आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको शुरू में तैरने के लिए उतरते हैं तो हाथ पैर नहीं चल पाता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर वो चीज सीख जाते हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी चलाना, एक बार इंजन स्टार्ट करने के बाद जैसे ही गियर लगाते हैं, गियर लगा के क्लच छोड़ते हैं तो बंद हो जाती है गाड़ी। 10वीं बार ऐसा होता है कि जैसे क्लच छोड़ा गाड़ी बंद हो गई। लेकिन वही बार बार करने पर धीरे धीरे आदमी का हाथ सेट हो जाता है और वो फिर मतलब कैसी भी पुरानी खटारा गाड़ी को भी चला लेता है। ठीक है ना। तो ये कैसे हो गया? रिपीट करते हैं, रिपीटिशन। एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे तो आप उस चीज को सीख जाएंगे। तो बिहेवियरिस्ट थियरी क्या होती है? हमारे ऐसे रोजमर्रा के काम के लिए, डेली लाइफ के दूसरे एक्शंस के लिए प्रयोग की जाती थी बिहेवियरिस्ट थियरी। लेकिन स्किनर महाशय ने इसमें पढ़ाई को भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ तक कि लैंग्वेज लर्निंग भी बिहेवियरिस्ट थियरी पर बेस्ड है।
लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं, किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ये इसका प्रिंसिपल था, ये इसका सिद्धांत था। कैसे, क्यों इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड कहा जाता है और इसमें क्या होगा। तो जब बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर ये बेस्ड है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें रिपीटिशन वाली बात होगी। ऑडियो लैंग्वेज जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है लैंग्वेज लर्निंग का, इसमें रिपीटिशन की बात होगी, किसी चीज को बार बार दोहराया जाएगा। एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर, ठीक। अगला जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन एंड टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजर्स। जो ऑडियो लिंगुअल थ्योरी का मेथड है, सॉरी जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही यही है कि लैंग्वेज किस लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, और जो टीचर है वो रोल मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। ऑडियो लिंगुअल थ्योरी के मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो मेन फीचर्स अभी सबसे पहले ही बता दिया मैंने कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी पर बेस्ड है, इसका मतलब इसमें रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन की बात होगी। इसमें भी किताब कापी नहीं पकड़ाई जाती है, शुरू शुरू में सब कुछ ओरल ही रहता है। टीचर कुछ बोलता है, मतलब वो एक डायलॉग की शैली में होगा। हाँ, इसमें डायलॉग्स का बड़ा रोल है भाई, ध्यान रखिएगा। मेन फीचर्स में आपको मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, इसमें डायलॉग्स का बड़ा रोल है। सब कुछ सारी पढ़ाई लिखाई किसके फॉर्म पे हो रही है, डायलॉग्स के फॉर्म पे हो रही है। मतलब डायलॉग्स का एक की रोल, सेंट्रल रोल है। टीचर कुछ बोलता है, अब जब टीचर कुछ बोलेगा, कोई डायलॉग बोलेगा या एक सेट पैटर्न बोलेगा, एक मॉडल सेंटेंस बोलेगा। टीचर एक मॉडल सेंटेंस बोलता है, एक स्ट्रक्चर बोलता है, वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रहेगा, और उसका जो डायलॉग होगा बच्चे जैसे ही सुनेंगे, बच्चे उसको सुन के बच्चे रिपीट करेंगे। तो बच्चे उसको रिपीट करेंगे, और एक बार नहीं बार बार रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो उनको याद ना हो जाए, रट न जाए। जब वो उनको याद हो जाता है, रट जाता है, तो उसी में एक नाम वगैरह बदल करके उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो एक जो मॉडल सेंटेंस हो गया, एक मॉडल पैटर्न हो गया, एक मॉडल स्ट्रक्चर हो गया। तो टीचर ने एक मॉडल स्ट्रक्चर, जैसे एक दिन में उन्होंने सोचा है कि हम एक मॉडल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए शुड लगा के उन्होंने सेंटेंस बनाना सिखाया। टीचर का एक दिन का ये प्लान था कि आज हम एडवाइस वाले सेंटेंस बच्चों को सिखाएंगे कि एडवाइस देने के लिए सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। आके उन्होंने बच्चों से ये कहा कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस पैटर्न के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रैक्टिस करवाएंगे। एक मॉडल सेंटेंस उन्होंने बताया कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बच्चे क्या करेंगे, यू शुड की जगह लगाएंगे वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे। तो वो ओरली, मतलब लिखना नहीं है, लिख के नहीं, ना किताब है, ना कॉपी है, ना पेन है, बस बोलना है। टीचर क्लास में बोला एक सेंटेंस, बच्चे उस सेंटेंस को रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो सकता है नाम चेंज करें, या फिर शुड ही रहेगा, गेटअप की जगह दूसरी वर्ब बदल दे। जैसे हम कहें कि यू शुड टेक बाथ डेली, अब ये हो गया ना, पहले था यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरा क्या हुआ, यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। तो ऐसे ही गेटअप की जगह वॉश हो गया और टेक बाथ हो गया। तो इस तरह से एक वर्ड बदलते गए और शुरू होता चला गया, ठीक है ना। तो यही था ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसी को कहा जाता था। सुन के टीचर ने कुछ बोला है, एक मॉडल सेंटेंस, एक मॉडल स्ट्रक्चर उठाया, एक सेंटेंस बोला, बच्चे सुनेंगे, तुरंत उसको कॉपी करेंगे। मतलब इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, नकल करना। तो टीचर की नकल करना तुरंत मायने रखेगा, टीचर की तुरंत नकल करेंगे और उसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नाम बदलते जाएंगे, वर्ब बदलते जाएंगे, इतने ज्यादा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो उनके हैबिट में आ जाता है। जब भी उन्हें इस तरह की कोई बात कहनी होती है तो फटाक से उस स्ट्रक्चर पर फिट करके बोल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डायलॉग होगा, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में ग्रामर होगी। ग्रामर अलग से पढ़ाई नहीं जाएगी, जैसे उसमें था डायरेक्ट मेथड में, तो ग्रामर अलग से पढ़ाई नहीं जाती है, वो इसी स्ट्रक्चर में आएगा, स्ट्रक्चर में ग्रामर आ जाती है। और डायलॉग को बच्चे सुनेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसी से उनको धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये इसका मेन था, बेसिक था, इसीलिए इसको कहा जाता था आर्मी मेथड, क्योंकि ड्रिल, प्रैक्टिस ये बहुत मायने रखती है इस तरह के पैटर्न में, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसकी मेन फीचर्स को, अभी तो हम लोगों ने बात कर ली ना, तो अब हम लोग मेन फीचर्स में कुछ और भी पॉइंट्स होंगे, मेन चीजें तो हमने बताई हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मेन फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे, ये मेन फीचर्स। अब मेन फीचर्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसकी सबसे पहली मेन फीचर क्या है। ये है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ, बच्चा नहीं डिसाइड करता कि हमें क्या पढ़ना है, टीचर डिसाइड करता है हमें क्या आज पढ़ाना है और बच्चों को क्या पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है, ये टीचर डिसाइड करेगा। जो स्ट्रक्चर होगा, मॉडल स्ट्रक्चर होगा, वो भी टीचर ही डिसाइड करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये एक अच्छी बात तो है, टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर को बेनिफिट करता है, टीचर ही इसमें डिटर्मिनर होता है, टीचर ही डिसाइड करता है क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अच्छा, ये जो अच्छाई है यही आगे चल के इसकी एक कमी बन जाएगी कि इसमें टीचर की ही राय चलती है, टीचर को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लर्नर को, स्टूडेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसका कोई सीखता है वो, लेकिन मैटर डिसाइड करने में स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता। वैसे भी मैटर तो टीचर ही डिसाइड करता है। फिर भी अगर जैसे टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक होगी तो मैटर टीचर नहीं डिसाइड करेगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें बच्चे का भी वो रोल होता है। तो ये पूरी तरह से टीचर पर बेस्ड है। तो एक विशेषता ऑडियो लिंगुअल की, एक विशेषता क्या हो गई, ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक है ना। अच्छा, एक और टीचर सेंटर्ड था, कौन था आपको याद आया, वो GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी टीचर पर ही बेस्ड था। चलिए, दूसरा है कि एम्फेसिस ऑन ऑडियो। एम्फेसिस ऑन ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या होता है, इस ऑडियो का मतलब होता है सुनने बोलने से रिलेटेड होता है। ऑडियो जहां भी लग जाता है, जैसे अरे ऑडियो गाना सुनते हैं, गाना सुनते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑडियो डिवाइस होती है, तो विजुअल लग जाता है तो देखना होता है, ऑडियो विजुअल हो जाता है। लेकिन ऑडियो क्या होगा, ऑडियो सुनने से रिलेटेड है। तो ये जो मेथड है वो किस पर एम्फेसिस करता है, किस पर जोर देता है, ऑडियो पर जोर देता है। ऑडियो का मतलब क्या हुआ, टीचर ने जो कुछ बोला सारे स्टूडेंट्स उसको सुनेंगे, बहुत कायदे से सुनेंगे और रिपीट करेंगे। तो इसमें सुनना और कॉपी करना, सुनना और नकल करना। अब यहाँ कॉपी को हम कॉपी की जगह इमिटेट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि कॉपी करना वो लिखने उखने वाले में नकल करने को कहते हैं। अब इमिटेट करना का मतलब क्या हुआ, जो एक्टिविटी है उसकी नकल करना, हूबहू नकल उतारना। जैसे टीचर ने बोला वैसे ही बच्चे भी बोलेंगे, इसको कहते हैं इमिटेट करना। या मिमिक, मिमिक MIMIC मतलब मिमिक्री, सुना होगा आपने टीवी पर मिमिक्री। जैसे कोई नाना पाटेकर की मिमिक्री करता है तो नाना पाटेकर के डायलॉग्स नाना पाटेकर की शैली में बोलता है, ये मिमिक्री होती है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में मिमिक्री और इमिटेशन ये बड़ा रोल होता है, इसी पैटर्न पे ये सिखाया ही जाता है। तो इसमें टीचर की मिमिक्री की जाती है, टीचर का इमिटेशन किया जाता है। तो ऑडियो मतलब आपको बहुत अच्छे से उस टीचर की बात को सुनना पड़ेगा, तभी आप उसको इमिटेट कर पाएंगे। तो ज्यादा एम्फेसिस किस पे होती है, ऑडियो पर होती है। अगला इसमें जो लिखा हुआ है कि ये नेचुरल ऑर्डर है। जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसमें किसका पालन किया जाता है, ये नेचुरल मेथड कहा जाता है। क्यों नेचुरल मेथड किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। नेचुरल ऑर्डर क्या था, कल वाले में भी डिस्कस किया था, पिछले वाले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि नेचुरल ऑर्डर क्या होता है, LSRW। LSRW में L क्या होता है, लिसनिंग के लिए, S क्या होता है, स्पीकिंग के लिए, R है रीडिंग के लिए और W क्या है, राइटिंग के लिए। तो पहले बच्चा लिसनिंग सीखता है। सीखना क्या है, लिसनिंग तो अपने आप ही आ जाती है। अगर कान खराब नहीं है तो लिसनिंग अपने आप ही आ जाती है, लेकिन उसमें भी एक ट्रेनिंग और ड्रिल होती है। बच्चा सुनना, अब सामान्य सुनना और स्किल्ड सुनने में अंतर होता है। सुनने में भी एक आर्ट होती है। कुछ लोग सुनते हैं तो आधी बात सुनते हैं, आधी निकल जाती है, नहीं सुन पाते हैं। जितनी भी बातें सुने हो सब के सब समझ जाओ। अब कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है, पैसिव लिसनिंग होती है। जब क्लास में पढ़ाई होती है, स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड कोई शिक्षा उच्छा का काम चल रहा है, तो वहाँ एक्टिव लिसनिंग की जरूरत होती है ना, पैसिव लिसनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो लिसनिंग भी एक आर्ट है, किसी की बात को लिसन करना ये भी एक कला है, एक आर्ट है। तो पहले बच्चे को लिसनिंग डेवलप कराई जानी चाहिए, फिर स्पीकिंग डेवलप कराई जाए। नेचुरल ऑर्डर है, लिसनिंग पहले, उसके बाद स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। तो ये जो हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो सबसे पहले वही बात हुई ना, टीचर एक डायलॉग बोलेगा, बच्चे सुनेंगे, सुन के रिपीट करेंगे। तो सुनेंगे तो लिसनिंग हो गई, रिपीट करेंगे तो स्पीकिंग हो गई। LS मतलब लिसनिंग पहले, उसके बाद में स्पीकिंग।
फिर रीडिंग और राइटिंग की बात आएगी। तो चूंकि ये जो नेचुरल तरीका है, नेचुरल मेथड है LSRW का, ये मेथड उसको फॉलो करता है, इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल मेथड, नेचुरल ऑर्डर का फॉलो करता है। एक विशेषता ये हो गई कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करता है। अगली विशेषता क्या हो गई कि इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर पहले पढ़ाया जाता है और वोकैब्युलरी बाद में। सबसे पहले किसके पे महत्व दिया जाएगा? ग्रामर स्ट्रक्चर पर। दूसरा इंपॉर्टेंस किस पे होगा? वो वोकैब पर होगा। अभी मैंने कहा था कि टीचर एक मॉडल स्ट्रक्चर देता है सेंटेंस का। टीचर जब क्लास में आएगा, मान लो आज टीचर के मन में है कि हम आज बच्चों को एडवाइस, सलाह देने वाले सेंटेंस की सिखाएंगे, तो जब उनको सलाह देने वाला सेंटेंस सिखाएंगे तो टीचर एक सेंटेंस शुड का इस्तेमाल करके, शुड का, मस्ट का और टू का इस्तेमाल करके टीचर एक सेंटेंस बताएगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और शुड होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर और आगे तमाम चीजें होंगी। तो इस पैटर्न पर एक एडवाइस का सेंटेंस टीचर बोलेगा और बच्चे पहले उसको कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद सब्जेक्ट को या वर्ब को बदल बदल कर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल स्ट्रक्चर वो रट जाएंगे। एक मॉडल स्ट्रक्चर रट जाएंगे, तब तक रिपीट करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो उनके हैबिट में ना आ जाए। यही आ गई ना बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो हैबिट बना लेंगे, वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी यही है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि उनकी हैबिट बन जाएगी, फिर जब भी उनको उस तरह का सेंटेंस बोलना होगा वो बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय नेचर उनके मुंह से वो निकल ही जाता है, उस पर बन जाता है। इसमें ग्रामर ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि टीचर क्या करता है? स्ट्रक्चर का ध्यान रखता है ना। जब टीचर को सिखाना होता है मॉडल सेंटेंस, तो मॉडल सेंटेंस में वो स्ट्रक्चर पर बड़ा ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये के बाद ये। तो इसमें ग्रामर पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ज्यादा ध्यान। तो ध्यान किस पर होगा? ग्रामर स्ट्रक्चर पर पहले ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, वो पहले पढ़ाया जाएगा और वोकैब्युलरी बाद में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अगला है कि वोकैब्युलरी जो होगी वो लिमिटेड होती है। देखिए, अब अगर किताब नहीं पढ़ाई जा रही है, केवल बोल बोल के मॉडल स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है, तो स्पोकन के क्षेत्र में मॉडल स्ट्रक्चर्स की एक सीमा होती है। कुछ टाइप के, जैसे मान लो कुछ 250, 200, 300 मॉडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ पढ़ाने वाले 300-350 मॉडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक लिमिटेशन होती है कि इतने टाइप के मॉडल स्ट्रक्चर होंगे, उसी में वो स्पीकिंग सिखा लेते हैं। तो इनका मेन पर्पज भी वैसे स्पीकिंग ही है, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल ही डेवलप करना है इनको। तो इसमें वोकैब्युलरी भी लिमिटेड होती है और स्ट्रक्चर भी लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा वोकैब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वोकैब्युलरी जो होती है वो लिमिटेड होती है और लर्नड इन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? किसी संदर्भ में ही वो यूज की जाती है। साहित्य पढ़ने वाले जितनी वोकैब्युलरी इस वाले टेक्स्ट में, जैसे जो बुक से पढ़ते हैं, जो बुक से पढ़ करके वोकैब्युलरी तैयार करते हैं, उनकी वोकैब की जो भंडार है, जो कोश है, वो इनसे ज्यादा होता है। तो इनकी वोकैब्युलरी ऑडियो लिंगुअल मेथड में वोकैब्युलरी की लिमिट होती है, वोकैब्युलरी कम होती है और वो भी कंटेक्सचुअल होती है, किसी कंटेक्स्ट में ही होगी। और एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग नहीं होती है। एक्सप्लिसिट मतलब बहुत इलेबोरेटली ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? अभी मैंने कहा कि क्यों टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया नहीं जाता, बुक का प्रयोग किया नहीं जाता है। टीचर एक मॉडल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लास में देता है, तो उतने में जितनी ग्रामर आ सकती है, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, सेंटेंस को, मॉडल सेंटेंस को फ्रेम करने में जितना ग्रामर अप्लाई हुआ, बस उतना ही होता है। ठीक है ना। तो ये अलग से किताब, ग्रामर की किताब इसमें नहीं पढ़ाई जाती है। तो जो ग्रामर की टीचिंग है वो बहुत एक्सप्लिसिट, वेल ट्रेंड, इलेबोरेटरी एक्सप्लेन्ड ग्रामर नहीं होगी। ठीक है। तो और चीज क्या है इसमें और चीज है कि जो लैंग्वेज मटेरियल है, जो भी ग्रामर का मटेरियल होगा, जो लैंग्वेज का मटेरियल होगा, अब मैंने पहले भी कहा था कि इसमें टेक्स्ट बुक नहीं प्रयोग कर रहे हैं। इनिशियल लेवल पर टेक्स्ट बुक नहीं होती, सब कुछ ओरल होता है। टीचर ओरली बोलता है, डायलॉग बोलता है, बच्चे सुनते हैं, रिपीट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक शो की नहीं होती है इसमें। तो इसीलिए जो लैंग्वेज मटेरियल होगा, भाषा में आपको जो कुछ भी पढ़ानी होगी, वो किस फॉर्म में? ये डायलॉग के फॉर्म में दिया जाता है। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि जो भी ग्रामर का मटेरियल होगा, चाहे वो लैंग्वेज मटेरियल, जो भी लैंग्वेज मटेरियल होगा, चाहे वो ग्रामर के रूल्स हो, चाहे वो वोकैब्युलरी हो या स्ट्रक्चर हो, पैटर्न हो, जो भी होगा वो डायलॉग के फॉर्म में होता है। टीचर मुंह से बोल दिया, बच्चे सुन लिए, रिपीट कर लिए, उतने में जितना वो समझ पाएंगे। ठीक है ना।
तो डायलॉग इसमें बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मेन चीज होती है, ध्यान रखिएगा। और जो रूल्स ग्रामर के होते हैं वो किस फॉर्म में पढ़ाए जाएंगे? इंडक्टिवली पढ़ाए जाएंगे। इंडक्टिवली पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? पहले एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल का प्रयोग करके। फिर वही बात है, किताब का इस्तेमाल नहीं करना है तो रूल्स पहले नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब भाई मैंने कहा था कि टीचर एक मॉडल स्ट्रक्चर देता है, एक मॉडल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देगा, बच्चे रिपीट करेंगे, तो मतलब मॉडल स्ट्रक्चर से ही वो ग्रामर सीखेंगे। ऐसा नहीं कि उनको पहले ग्रामर पढ़ाई जाए बाद में मॉडल स्ट्रक्चर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। पहले टीचर मॉडल स्ट्रक्चर देता है, एक मॉडल सेंटेंस बोलेगा, बच्चे उसी पर 10 और मॉडल सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद जब 10 सेंटेंस बना लेंगे तो उनको ग्रामर, उस स्ट्रक्चर की ग्रामर समझ में आ जाती है कि क्या पहले करना है, क्या बाद में, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, इस तरह से उनको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। तो मॉडल स्ट्रक्चर रिपीट कर करके उनको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैटर्न समझ में आ जाता है। तो चूंकि एग्जाम्पल से ही उन्होंने रूल्स समझा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडक्टिव तरीका कहा जाता है, वो डायलॉग पर बेस्ड होता है। आगे लिखा हुआ है कि जो डायलॉग होता है वो एक स्टोरी के फॉर्म में या फिर जो कि फॉरेन लैंग्वेज में होगा, तो फॉरेन लैंग्वेज में एक स्टोरी होती है, उसी स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जो भी डायलॉग्स होंगे, जिससे दो लोग, मान लो एक कहानी है, कहानी में 2-3 लोग, 2-3 कैरेक्टर होंगे, वो कैरेक्टर आपस में बातचीत करेंगे, तो उनके बातचीत में जो डायलॉग होता है उसी डायलॉग में ही ग्रामर के रूल्स वगैरह अप्लाई कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें और कुछ है, कुछ और पॉइंट्स हैं इनकी विशेषताओं में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो एक और विशेषता है, एक और पॉइंट है, वो है कि न्यू वर्ड्स की जो मीनिंग होती है, देखिए लिखा है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ऑफ डायलॉग आर एक्सप्लेन्ड। जो नए वर्ड्स होते हैं ना, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जो डायलॉग में नए नए वर्ड आते हैं उनकी मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे? हिंदी में मीनिंग बता के नहीं, याद रखिएगा कि उसको L1 में मीनिंग नहीं बताई जाएगी। जैसे कोई नया वर्ड आ गया तो उस नए वर्ड की जो मीनिंग बताई जाएगी बच्चों को, वो गेस्चर्स के जरिए या विजुअल एड्स के जरिए या साइनोनियम्स के जरिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ही वॉज वियरी, तो ही वॉज वियरी मतलब ड्यू टू द वर्किंग हार्ड ही बिकेम वियरी। तो अब वियरी की मीनिंग बच्चों को कैसे सिखाई जाए? तो वियरी के बदले में क्या यूज कर देंगे? टायर्ड, ही बिकेम टायर्ड। अगर बच्चा टायर्ड जानता होगा तो वियरी का मतलब समझ जाएगा, क्योंकि वियरी को इन्होंने टायर्ड लगा के समझा दिया। तो ये तो हो गया साइनोनियम का यूज करके। जैसे मान लीजिए बच्चे को ये कहना है कि आई वांट टू ईट समथिंग, या आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग। तो जब आई वांट टू ईट समथिंग कहना है तो बच्चा ईट का मतलब नहीं समझ पाया, तो क्या करेंगे? बच्चे को ऐसे कुछ दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे, तो इसका मतलब कि वो बच्चा समझ गया कि ये खाने की बात कर रहे हैं, तो ईट का मतलब हो गया खाना। तो एक साथ में गेस्चर यूज करेंगे। जैसे जब सेंटेंस में कोई नया वर्ड आया, टीचर ने एक डायलॉग बोला, डायलॉग में एक नया वर्ड इस्तेमाल किया, उस नए वर्ड की मीनिंग बच्चे को कैसे समझाएंगे? गेस्चर में समझाएंगे। मान लीजिए ब्लिंक की बात किया, टीचर ने कहा कि ही वॉज ब्लिंकिंग, तो ब्लिंकिंग जैसे ही ब्लिंक की बात करेंगे, ब्लिंक में टीचर क्या ऐसे करेगा, वो आंखें बार बार झपकाएंगे। तो जब ब्लिंक कहने पर आंख बार बार झपकाएंगे तो बच्चा समझ, अच्छा तो ब्लिंक मतलब ये आंखें झपकाना होता है। तो ब्लिंक की मीनिंग हिंदी में उसकी L1 में, उसकी मदर टंग में ब्लिंक की मीनिंग नहीं बताई जाएगी, वो गेस्चर में उसे करके दिखा देते हैं। तो ऑडियो लिंगुअल की एक खासियत ये होती है कि जो डायलॉग में नए वर्ड्स आते हैं, उन नए वर्ड्स की मीनिंग या तो गेस्चर से बता देंगे, या फिर उसके लिए साइनोनियम प्रयोग कर लेंगे, या फिर कोई पिक्चर वगैरह दिखा देंगे। इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, विजुअल एड का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। और अगली विशेषता यह है कि इस माध्यम में जो ये ऑडियो विजुअल मेथड होता है, इसमें जो टीचर होता है ना, वो कोयर डायरेक्टर का काम करता है। कोयर डायरेक्टर क्या होता है बच्चों? कोयर डायरेक्टर आप लोगों को कई बार देखा होगा, फिल्मों में कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है तो एक मतलब म्यूजिक डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा होता है, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये जिसे गाना सिखा रहे हैं, कैसे गाएंगे। तो पता लगा 10-15 लोग बैठे हुए हैं, म्यूजिशियंस हैं, गाने वाले सिंगर हैं, तो एक उसी डंडे से ऐसे ऐसे कुछ इशारा करते हैं। तो वो इशारा करते हैं मतलब उसमें जो रिदम वगैरह है, उतार चढ़ाव है, क्या कैसे म्यूजिक कब करना है, वो सब। तो उसी को कहते हैं कोयर डायरेक्टर। तो कोयर डायरेक्टर का काम किसका हो जाता है? टीचर का होता है। टीचर क्लास में आया, एक डायलॉग बोला, बच्चे रिपीट किए, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कहाँ कितना उतार चढ़ाव, मतलब कहाँ एसेंट देना है, कहाँ एसेंट नहीं देना है, तो एक साथ में पूरी क्लास रिपीट करती है। टीचर ने कुछ बोला, एक साथ पूरी क्लास रिपीट करेगी, तो ऐसे लगता है जैसे टीचर का काम क्या है, कोयर डायरेक्टर जैसा काम करने लगता है टीचर। तो एक काम ये हो गया इसका।
तो कार डायरेक्टर जैसे एक हाथ का इशारा करता है, वैसे टीचर भी इसमें देखिए मोशंस का, सिग्नल्स का, कार्ड्स का, नोट्स का, इन सब का सहारा लेता है। आगे यह है कि ये डायरेक्ट मेथड की तरह, ठीक है ना, जैसे डायरेक्ट मेथड में होता है उसमें भी लैंग्वेज इज टॉट डायरेक्टली, ठीक है। मैंने कहा था ना कि बच्चे की मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा इसमें, और डायरेक्ट मेथड में एक समानता है। पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया था कि बच्चे को जो भाषा पढ़ानी है, जो टारगेट लैंग्वेज है बच्चे की, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे की टारगेट लैंग्वेज होती है, तो टारगेट लैंग्वेज में ही, टारगेट लैंग्वेज को डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। मतलब अगर अंग्रेजी पढ़ानी है तो अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑडियो विजुअल इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड में भी जिस टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है सीधे उसी में बात करेंगे। जो लर्नर है उसकी मदर टंग का L1 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड की तरह इसमें जो टारगेट लैंग्वेज हो डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग L1, मदर टंग का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मदर टंग का बिल्कुल प्रयोग ही मना किया गया। देखिए मदर टंग अलाउड है लेकिन नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। कभी कभार कुछ चीजें बहुत फंस गई तो एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज किया भी जा सकता है, लेकिन यह कि 80% 70% टारगेट लैंग्वेज ही प्रयोग की जाएगी। बस डायरेक्ट मेथड से इसमें डिफरेंस इतना ही है कि डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का इस्तेमाल एकदम से रिस्ट्रिक्टेड है। इन डायरेक्ट मेथड यू कैन नॉट यूज योर मदर टंग, बट इन ऑडियो लिंगुअल मेथड you can use your mother tongue but not frequently। मतलब ऑडियो लैंग्वेज मेथड में आप इस्तेमाल तो कर लेते हैं, मदर टंग अलाउड है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं, बहुत कम, बहुत जरूरत पड़ी तो मदर टंग को ज्यादा छूट नहीं दी गई है, मदर टंग को ज्यादा फोकस नहीं, उस पर एम्फेसिस नहीं है, मदर टंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस केवल टारगेट लैंग्वेज को ही दिया जाता है। ये अंतर है, ठीक है ना। और जो क्लासरूम है, तो जो क्लासरूम में सबसे ज्यादा फोकस किस पर दिया जाता है, इमिटेशन पर दिया जाता है। समझ में आया। टीचर कुछ बोलेगा, पहले ही बता चुके हैं, टीचर जो डायलॉग बोलेगा बच्चे उसको सुन के इमिटेट करेंगे, हूबहू ऐसा ही बोलेंगे। तो उच्चारण वगैरह प्रोनाउंसिएशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज होगी, किसके थ्रू पढ़ाई जाएगी, वो डायलॉग के थ्रू पढ़ाई जाती है, यूजफुल वोकेबुलरी दी जाती है और कॉमन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन किया जाता है। ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स आर मेड टू मेमोराइज, बच्चों को डायलॉग लाइन बाय लाइन याद करते हैं। देखिए लिखा हुआ है डायलॉग बच्चे क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन डायलॉग याद करते हैं। तो पहले भी बता चुका था, इसमें रटने की जरूरत होती है डायलॉग्स को, ठीक है। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, चलिए और देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, लिखा है कि जो टीचर है या जो इंस्ट्रक्टर है वो एक करेक्ट मॉडल क्लास में क्या करेगा, वो प्रेजेंट करता है एक करेक्ट मॉडल सेंटेंस का, और स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पहले ही शुरुआत में ही हमने इस बात को बता दिया था। प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, नेटिव स्पीकर की तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा। ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नेटिव स्पीकर की तरह मतलब अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सिखाने के लिए ऑडियो लिंगुअल मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, तो जो प्रोनाउंसिएशन टीचर करेगा, बच्चे करेंगे, वो बिल्कुल उसकी तरह करेंगे जैसे अंग्रेज बच्चे करते हैं। तो मतलब समझ गए ना, नेटिव स्पीकर की तरह ही प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान ज्यादा दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर करेगा जब तक कि उसको ये इतना ना रट जाए कि वो उस स्ट्रक्चर का स्पॉन्टेनियसली प्रयोग कर सके। नहीं समझे, मतलब ये हुआ कि किसी भी स्ट्रक्चर को बच्चा तब तक प्रैक्टिस करेगा जब तक कि वो उसको इतना ना रट जाए, इतना ना याद हो जाए, जब तक कि वो उसकी बिहेवियर में ना आ जाए, आदत में ना आ जाए, और उसका वो स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के प्रयोग ना कर सके। तब तक टीचर दूसरा स्ट्रक्चर नहीं देता, वही स्ट्रक्चर बार बार बच्चे से करवाता है तब तक जब तक उसको उस पर महारत ना हासिल हो जाए, उसकी आदत ना बन जाए, उस पर फ्री होके वो उसका प्रयोग ना करने लगे तब तक। कंटिन्यू करता है नए वर्ड्स, ठीक है ना, नए वर्ड्स टीचर उसके सामने, बच्चे के सामने प्रयोग करेगा, वो सैंपल की तरह काम करते हैं। और इमीडिएट एम्फेसिस किस पर की दी जाती है,
करेक्ट रिस्पॉन्स पर इमीडिएट इन्फेसिस होती है, एरर्स आर इमीडिएटली करेक्टेड। अब समझ लीजिए ऊपर वाले पॉइंट में ही बता दिया गया था कि जो उसकी एरर्स होती हैं सेंटेंस में, मान लीजिए बच्चा जब रिपीट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो सेंटेंस में जो कुछ भी एरर्स थी, जो कुछ गलतियां थी, वो तुरंत ठीक कर दी जाती हैं। टीचर तुरंत कहता है ये गलत है, टीचर एक मौका देगा उनको ठीक करने का, ठीक है, तुरंत बताई जाएंगी गलतियां। तो ये थी मेन फीचर्स। मेन फीचर्स में समरी में कर लेते हैं मेन चीजें क्या हो गई थी। मैं इसकी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड था, मेन चीज ये होगी कि डायलॉग के फॉर्म में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, बच्चे उसको कॉपी करेंगे, मिमिक करेंगे, इमिटेट करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक उस सेंटेंस की उनको प्रैक्टिस ना हो जाए, उनकी हैबिट में ना आ जाए, जब तक उसको स्पॉन्टेनियसली यूज ना कर सके। ग्रामर स्पेशली नहीं पढ़ाई जाती, इलेबोरेटली अलग से ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी, इसी स्ट्रक्चर में ही ग्रामर पढ़ाई जाएगी। टेक्स्ट बुक का प्रयोग नहीं होता है, सब कुछ ओरल ही है। इसका मेन टारगेट बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग की हैबिट सिखाना है। बच्चे की स्पोकन वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का मेन फोकस होता है, ठीक है ना। तो वोकैब सेकेंडरी चीज हो जाती है, कंटेक्चुअल होगी। वोकैब के लिए वो हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका अर्थ नहीं बताएंगे, गेस्चर या कोई विजुअल मीडियम पिक्चर वगैरह के जरिए उसको उसकी मीनिंग को समझाया जाएगा। तो और ये सब चीज़ें हैं डायरेक्ट मेथड की तरह। इसमें भी मदर टंग का प्रयोग नहीं करना है, हालांकि एकदम स्ट्रिक्टली मना नहीं किया गया है। मदर टंग को अलाउ तो किया गया है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर ही यूज करना है, उसके इस्तेमाल को फ्री छूट नहीं दी गई है। ये उसकी कुछ मेन फीचर्स थी। इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है, न्यू वे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें चूंकि कुछ टेक्निक्स की भी बात आई थी, अभी जब कॉपी करने और वो करने की बात थी, तो जाहिर सी बात है जब कॉपी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बच्चा प्रैक्टिस में तो टेक्निक आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि लिसनिंग और रिपीटिशन और प्रैक्टिस है, तो इसमें कुछ टेक्निक्स भी आएंगे। तो चलिए थोड़ी सी टेक्निक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी इनकी टेक्निक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये सपोर्ट करता है किस पर, मिमिक्री का मतलब क्या हुआ, अभी बता दिए थे थोड़ी देर पहले। मिमिक्री मतलब होता है किसी ने कुछ बोला उसको हूबहू कॉपी करना। तो मिमिक्री और मेमोराइजेशन, ये पैटर्न्स की मिमिक्री और मेमोराइजेशन मतलब याददाश्त, इस तरह से ये पैरेटिंग हो गई, क्रैमिंग, रट लेना। तो इस पर ये एक टेक्निक, मतलब ये मिमिक्री पर और मेमोराइजेशन पर जोर देता है, उसी पर डिपेंड करती है ये मेथड। दूसरा है रोल प्लेज। इसमें रोल प्लेस का भी प्रयोग करते हैं टीचर। जैसे मॉडल स्ट्रक्चर, मान लीजिए 2-3 मॉडल स्ट्रक्चर उन्होंने दिखा दिया, तो बच्चे को रोल में दे देते हैं। बच्चे का मतलब 2-3 बच्चे इकट्ठा करेंगे, उनको रोल दे देंगे, अपने बच्चा अपने रोल के सेंटेंस बोलेगा, अपने मॉडल स्ट्रक्चर का प्रयोग करता है। तो डायलॉग प्रेजेंट करने के लिए रोल प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटी हो जाती है। टीचर ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटी करा लेता है, कोई चीज़ वो बोलते हैं और ट्रू फॉल्स में जवाब देना रहता है, तो ये ट्रू फॉल्स एक्टिविटी हो जाती है। वो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करनी है। ट्रू फॉल्स एक्टिविटी का प्रयोग की जाती है कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हो जाता है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्या होगा, टीचर एक पैराग्राफ ओरली बोल देता है, बाद में उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब सुन के किसी कॉम्प्रिहेंशन को कितना समझ पाता है, ये चीज टेस्ट हो जाती है। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है। टीचर कुछ बोल रहा है, 5 मिनट बोलेगा, सब कुछ बच्चे ने सुना, लिखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है, तो बहुत कायदे से पूरे पैराग्राफ को सुना होगा, तभी तो पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। तो लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए वो लोग इस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, पैटर्न ड्रिल्स हैं। तो पैटर्न ड्रिल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक। अभी मैंने कहा था कि टीचर एक मॉडल स्ट्रक्चर बोलता है डायलॉग के फॉर्म में, और बच्चे उसको सुन करके क्या करते हैं, उसकी ड्रिल करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी को कहा जाता है ड्रिल। तो प्रैक्टिस को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है इसमें। आगे देखिए कि जो ड्रिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, राइटिंग ऑन द बोर्ड। ड्रिल कैसे होगा, जो प्रैक्टिस ड्रिल करवाई जाएगी वो कैसे करवाई जाएगी, राइटिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिख करके। एग्जाम्प्लीफाइंग क्या होता है, मॉडल सेंटेंस को बोल करके, ठीक है ना, और एक्सप्लेन करके, ये होता है प्रैक्टिस ड्रिल करवाने का तरीका। और लैंग्वेज लेबोरेटरी का प्रयोग किया जाता है इसमें, किसमें,
यही ऑडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज लेबोरेटरी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज लैब का प्रयोग किस टेक्निक में, किस मेथड में किया जाता है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में उसमें लैंग्वेज लेबोरेटरी का प्रयोग किया जाता है। टेप और विजुअल एड्स का प्रयोग, टेप मतलब आप क्या समझ रहे हैं, वो टेप रिकॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ये टेप फीता नापने वाला टेप नहीं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, हमने कहा टेप का प्रयोग करना, तो टेप का मतलब आप वो समझ गए ना, मीटर, जिसे लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं, वो मीटर सेंटीमीटर वाला टेप की बात नहीं हो रही है भैया। यहाँ जो टेप की बात हो रही है वो है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का मतलब हुआ कि टीचर ने एक पैराग्राफ बोल के रिकॉर्ड कर दिया, वो टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया, सारे बच्चे सुन लिए, तो वो टेप रिकॉर्डर, उस वाले टेप रिकॉर्डर की बात होती है जिसको आप लोग गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि आजकल के कुछ बच्चे आप लोगों में ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेप रिकॉर्डर नहीं देखा, क्योंकि आपके ज़माने में तो मोबाइल आ गया और एक से एक म्यूजिक ऐप है जिसमें आप डायरेक्ट गाना सुन लेते हैं। कब बाप दादा से थोड़े अपने बड़े लोगों से पूछिए तो वो बताएंगे टेप रिकॉर्डर क्या होता था, उसमें कैसेट आती थी, कैसेट में रील होती थी, तो वो टेप रिकॉर्डर आपने कभी देखा होगा, बचपन में देखा होगा, नहीं तो बड़े बूढ़ों से पूछिए वो बताएंगे। तो उस टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। विजुअल एड्स मतलब कुछ जैसे पिक्चर वगैरह हो गई, इसका प्रयोग किया जाता है। ये ऑडियो लिंगुअल मेथड में ये सारे एड्स हैं, हमारी टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। ड्रिल और प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसमें, ड्रिल और पैटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो पूरी तरह से ड्रिल और प्रैक्टिस पर बेस्ड है, तो उसकी ड्रिल और प्रैक्टिस कैसे की जाती है। एक चीज इसमें देखिए पहले ही पॉइंट लगा हुआ है, वो क्या है, पहला ही जो पॉइंट लगा है वो है रिपीटिशन का। आप समझ रहे हैं ना रिपीटिशन क्या होता है, अरे भाई रिपीट करना। टीचर एक सेंटेंस बोलता है, बच्चे उसको इमीडिएटली रिपीट करते हैं। फिर इन्फ्लेक्शन आ गया। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेक्शन ऐसी चीज है कि बच्चे उसमें एक वर्ड को चेंज कर देंगे। जैसे इन्फ्लेक्शन नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, तो एग्जाम्पल में देखिए इन्फ्लेक्शन क्या चीज है। इन्फ्लेक्शन में टीचर ने बोला, टीचर देखिए ये टीचर है, टीचर ने कहा आई एट सैंडविच, टीचर ने क्या कहा, आई एट द सैंडविच, और स्टूडेंट जब रिपीट करने लगा तो इन्फ्लेक्शन कर दिया। इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन, बच्चे ने कहा आई ईट सैंडविचेज, क्या कहा, आई एट सैंडविचेज, तो टीचर ने कहा था सैंडविच और बच्चों ने क्या कहा, सैंडविचेज। ये इन्फ्लेक्शन होता है। तो कुछ नयापन करना, टीचर ने जो बोला हम रिपीट करेंगे, हम रिपीट करेंगे, तो सैंडविच को सैंडविचेज कर दिए, या आई की जगह यू लगा दिया, तो यही इन्फ्लेक्शन होता है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर बदल दिया। जैसे टीचर ने कहा कि आई बॉट द कार, ठीक है ना, फॉर हाफ प्राइस, मैंने कार खरीदी आधे दाम पर, ठीक है ना। और बच्चे ने क्या कहा, आई बॉट इट, देखिए ही बॉट इट, तो ही बॉट इट, वहां पे क्या लगा था, कार लगा था, और बच्चे ने क्या कर दिया, वहां पर इट लगा दिया, तो ये रिप्लेसमेंट हुआ, कार की जगह इट लगा दिया। तो इसे कहा जाता है प्रैक्टिस में रिप्लेसमेंट। और इन्फ्लेक्शन क्या कहा जाता है, सिंगुलर को प्लूरल बना देना, इस तरह की चीजें रिफ्लेक्शन हो गई। रीस्टेटमेंट, रिप्लेसमेंट हो गया ना, पढ़ा दिया, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। रीस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रीस्टेटमेंट किसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया। जैसे किसी बात को दूसरे ढंग से कह दिया मतलब कि सेंटेंस को रिफ्रेश कर दिया। उदाहरण देखिए, टीचर ने कहा टेल मी नॉट टू स्मोक, टेल मी नॉट टू स्मोक, तो बच्चे ने क्या कहा, डोंट स्मोक, तो टेल मी नॉट टू स्मोक की जगह बच्चे ने क्या यूज कर दिया, डोंट का यूज कर दिया। ये हो जाता है रीस्टेटमेंट, उसी बात को दूसरे ढंग से कह देना। तो ये प्रैक्टिस ड्रिल्स होती हैं अलग अलग मॉडल सेंटेंस में, बच्चे ने उसको रिपीट किया, प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा चेंज किया, कुछ नयापन ले आए, नई चीज भी बनाए उसमें। यही इनकी ड्रिल और प्रैक्टिस का नमूना होता है, तरीका होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इतना कर चुके हैं, अब हम लोग इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें। भाई ऑडियो लिंगुअल मेथड हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करनी है, वो सब समझ गए। अब ये देखते हैं कि इस तरह के मेथड में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ न कुछ कमियां जरूर ही होंगी, ठीक है। तो अब इनकी जो अच्छाई है उसी में से इनकी कमियां भी निकलेंगी, जो इनकी कमियां होंगी उन्हीं कमियों में से एक नया मेथड भी निकल कर के सामने आएगा। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड का जो कमी थी वो निकल के किसमें दूर की गई, वो बाइलिंगुअल मेथड में दूर की गई है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो कमी रह गई थी वो डायरेक्ट मेथड में दूर की गई है। फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड आया, ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो कमी रहेगी वो भी बाइलिंगुअल मेथड में दूर की जाएगी। तो इसके बाद बाइलिंगुअल मेथड पढ़ाएंगे, क्योंकि वही मतलब हक तो उसी का बनता है, पढ़ाएं।
एडवांटेजेस देखते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड का। एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक तो बात ये हो गई, फायदे की बात पहले कर रहे हैं, एडवांटेजेस है ना, तो फायदे की बात करेंगे ना सबसे पहले। इसके क्या फायदे हैं, तो पहला फायदा यह है कि टीचर डोमिनेटेड मेथड है। टीचर डोमिनेटेड मेथड मतलब इस मेथड में टीचर ही डोमिनेट करता है, जो मर्जी हुई आपके क्लास में, जो मर्जी हुई वो स्ट्रक्चर, वो पैटर्न, वो मॉडल इन्होंने बता दिया। तो ये मेथड क्या होता है, टीचर डोमिनेटेड होता है। पहली बात, इसको एक फायदा भी मान सकते हैं और आलोचक जो होंगे इसको उसका नुकसान भी मानेंगे। देखिए, जो इसके समर्थक हैं, इस मेथड के जो समर्थक हैं, वो तो कहेंगे कि टीचर डोमिनेट होना ये फायदा है, लेकिन जो इसके आलोचक हैं इस मेथड के, वो कहेंगे भैया टीचर डोमिनेट होगा, बच्चे की कोई वैल्यू ही नहीं, तो ये इसको निगेटिविटी में ले जाएंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है भी तो, केवल टीचर डोमिनेट होगा तो एक निगेटिविटी, जहां ये एक फायदा है वहीं एक थोड़ा सा निगेटिव भी है। अच्छा, चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर सारा फोकस दिया जाता है। क्या है फायदा, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने फायदा देखा कि लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा एम्फेसिस की जाती है, ये एम्फेसाइज किया जाता है। जब किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि किसी को लैंग्वेज सिखाने का तात्पर्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी सीखने का पर्पज आपका क्या होगा, दो तरह की चीजें होती है। आप अंग्रेजी की कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कहानियां, उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, या अंग्रेजी के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, या अंग्रेजी बोलना चाहते हैं आप। तो अगर आप अंग्रेजी बोलने के पर्पज से, अंग्रेजी सुनने बोलने के पर्पज से, अंग्रेजी की मूवी देखने, गाना सुनने के पर्पज से सीखना चाहते हैं, तो आपकी जो ओरल स्किल डेवलप हो जाएगी वो आपका काम कर जाएगी। तो इसमें ओरल स्किल पर ज्यादा जोर दिया गया, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, रीडिंग राइटिंग पर फोकस नहीं किया गया। तो जो अच्छाई है, अगर आप कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा मेथड होगा, क्योंकि आपकी ओरल स्किल, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आप उपन्यास पढ़ने या फिर साहित्य पढ़ने या न्यूज़पेपर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो इसमें रीडिंग और राइटिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना लिसनिंग और स्पीकिंग को। नाम ही है ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो नाम में ही लिखा है, ऑडियो मतलब सुनकर के सीखना बोलना है, बस यही पर ध्यान है इनका। तो रीडिंग और राइटिंग पर इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया। आप जानते हैं इस सिस्टम के जो आलोचक होंगे, इस मेथड के जो आलोचक होंगे, वो इसी बात को नीचे एक कमी में भी ले आएंगे कि इसमें केवल ओरल स्किल पर ही ज्यादा जोर दिया गया है, रीडिंग राइटिंग को इग्नोर किया गया है। तो ये कमी भी यही होगी और यही इसकी अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है कि लिसनिंग स्पीकिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, कमी क्या है, रीडिंग और राइटिंग को इग्नोर किया जाता है। तो दोनों चीजें वही आएंगी। चलिए, अगला पॉइंट दिया है इसमें कि जो विजुअल एड्स हैं, उन विजुअल एड्स के प्रयोग से, विजुअल एड्स मतलब जब हम कोई चीज दिखा के बच्चे को, मान लीजिए बच्चे को एप्पल की मीनिंग बतानी है तो बच्चे को एप्पल दिखा दिया, समझ गया। बनाना की मीनिंग बच्चे को दिखानी, वो छोटा बच्चा है, उसको बनाना की मीनिंग बतानी है। अब एक बनाना बच्चे को दिखा दीजिए, तुरंत उसके बाद बनाना बोलिए, बच्चा समझ जाएगा व्हाट डज मीन बनाना, तो बनाना का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा उसको। तो ये जो विजुअल एड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, कार्ड है, कार्ड में किंग है, एक कार्ड है, कार्ड में किंग बना, किंग तो नहीं लाके खड़ा कर देंगे भाई। किसी बच्चे को किंग की मीनिंग बतानी है तो क्या करें, हम कहीं से किंग ले आएंगे, नहीं ले आएंगे। एक कार्ड बनाते हैं, उस कार्ड में किंग बना लेते हैं, बच्चे को दिखा दिया ये किंग है, ये क्वीन है, ये प्रिंस है, ये चैरियट है, ये रथ है, इस तरह की चीजें दिखा देते हैं। तो विजुअल एड्स से जब बच्चे को मीनिंग सिखाई जाती है तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो इमेजिन भी कर लेता है, तो इफेक्टिव होता है वोकैबुलरी टीचिंग में। दूसरी बात इन्होंने बताई कि प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ, चूंकि ऑडियो ओरल स्किल डेवलप करनी है तो प्रोनाउंसिएशन पर फोकस होगा। प्रोनाउंसिएशन कैसा, एकदम नेटिव स्पीकर के जैसा प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है और स्ट्रक्चर पर बड़ी एम्फेसिस दी जाती है, ठीक है ना। ये इसका फायदा हो गया, प्रोनाउंसिएशन सुधर जाता है, बच्चे का अच्छा प्रोनाउंसिएशन करने लगता है। दूसरा, ये सॉलिड थ्योरी किस बात पर, ये जो तरीका है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये बहुत ही सॉलिड थ्योरी पर बेस्ड है। लैंग्वेज लर्निंग की सॉलिड थ्योरी मतलब सुनकर सीखना और बोलना, प्रैक्टिस करना। तो सॉलिड थ्योरी यहाँ पर कौन सी, किसको सॉलिड थ्योरी ले रहे हैं, सॉलिड थ्योरी इन्होंने ली है किसको, प्रैक्टिस, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ना। तो बिहेवियर में किसी चीज को हम जिसको सीख रहे हैं वो बिहेवियर में ले आते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, वो हम आदत बना लेते हैं। तो ये इस सॉलिड थ्योरी पर बेस्ड है। दूसरी बात यह है कि मेथड जो है वो इजी है। क्या है मेथड, बहुत इजी है और फंक्शनल।
टू टीच लार्ज ग्रुप, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, मान लीजिए ज्यादा बच्चे हैं, 100-150 बच्चे हैं, तो उस लार्ज ग्रुप को, बड़े ग्रुप को पढ़ाने में काफी आसानी होती है, इस थ्योरी के जरिए इजी है ये। दूसरी ये है कि ये डायरेक्टेड रोल में होता है, जो लर्नर है वो किस में होता है, डायरेक्टेड रोल में होता है। लर्नर के पास क्या होता है, लिटिल कंट्रोल ओवर द मटेरियल या मेथड। जो लर्नर है यानी कि जो स्टूडेंट है वो लर्निंग मटेरियल पर और लर्निंग मेथड पर उसका कोई जोर नहीं होता, टीचर जैसा पढ़ा रहा है वैसा ही पढ़ेगा, टीचर जो पढ़ा रहा है वैसा पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट का लर्निंग मटेरियल और लर्निंग मेथड पर कोई जोर, कोई पावर नहीं होती, सारा पावर टीचर पर होता है। तो ये डायरेक्टेड मेथड इसीलिए कहा जाता है कि टीचर इस पूरे मेथड को डायरेक्ट करता है, इसीलिए तो शुरू में कहा था कि टीचर सेंटर्ड है, ठीक है ना। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। अब एडवांटेजेस हो गई तो मैंने अभी पढ़ाते ही समय बोला था ना कि भैया जिस चीज की एडवांटेजेस होंगी उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस होंगी तो चलिए ये भी देख लेते हैं, काहे नहीं कुछ पढ़े रहे, नहीं तो आलोचक नाराज हो जाएंगे। अब इसमें यह है कि अब जो एडवांटेज थी उसी में से डिसएडवांटेज निकाली जाती है। तो देखिए डिसएडवांटेज यहाँ क्या निकाल दिया इन्होंने कि इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती 4 स्किल्स को। 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इन्होंने कहा चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, स्पीकिंग लिसनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, रीडिंग राइटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कम इंपॉर्टेंस दी गई। इसलिए इसमें एक कमी नजर आती है, आलोचकों को ये दोष नजर आता है, सब पर इंपॉर्टेंस नहीं दी। दूसरा मैंने उसमें पढ़ा था ना, ऊपर वाले में एडवांटेज में आपने पढ़ा था कि ये एक टीचर डोमिनेटेड मेथड है, तो तभी मैंने कहा था कि ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। इसके जो समर्थक हैं वो इसी को एडवांटेज मानते हैं, टीचर डोमिनेटेड है। तो टीचर चूंकि ज्यादा समझदार होता है, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है टीचर बेहतर समझता है, तो टीचर उस हिसाब से पढ़ा देता है, इसलिए ये फायदा है टीचर डोमिनेट होना। और जो आलोचक हैं वो इसी को कमी में देखते हैं, बुराई में देखते हैं कि टीचर अपने मन का करेगा, फिर बच्चे के मन का करेगा ही नहीं, टीचर अपनी सनक उतार सकता है। तो ये कमी भी है, यही चीज जो अच्छाई है वहीं पर इसमें एक कमी भी है। दूसरा तीसरा क्या हो गया पॉइंट आलोचना का, वो है कि ये मैकेनिकल मेथड है। जैसे डायरेक्ट मेथड को मैकेनिकल मेथड कहा गया था ना, क्यों कहा गया था, रटना पड़ता है सब, बोरिंग होता है सब, जिसमें ग्रामर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो रटना और प्रैक्टिस करना, इसको क्या माना जाता है, मैकेनिकल मेथड रहता है। सॉरी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यही हुआ था ना कि ग्रामर को रटना पड़ा था, प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, तो सब रटना होता है, तो इसीलिए ये मैकेनिकल मेथड है। क्यों, इसमें प्रैक्टिस है, ड्रिलिंग है, मेमोराइजेशन है, अभी कहा ना प्रैक्टिस करना है, याद करना है, मेमोराइजेशन। तो जिसमें कोई चीज रटने वाली चीज आ जाती है वो मैकेनिकल मेथड हो जाता है। मैकेनिकल मतलब बच्चे क्या कोई मशीन है, वो भी तो सजीव हैं, तो उनसे मशीन के जैसे काम कराया जाता है, रटो रटो। तो ये इसलिए इसमें एक कमी नजर आती है आलोचकों को। अगला है कि टीचर जो लर्नर होता है वो पैसिव रोल में होता है। पैसिव का मतलब टीचर ने कुछ बोला उसको वो रट रहे हैं, एक्टिव नहीं है, वो नहीं आगे कुछ कर रहे हैं, उन्हें जो कहा जा रहा है वही वो किए जा रहे हैं, उन्हें जो कहा जा रहा है वही वो किए जा रहे हैं, खुद से नहीं कुछ डिसीजन ये करना ये नहीं, उन्हें ये कहा गया तो उनको एक सेंटेंस बोल दिया गया, वो उसी को रट रहे हैं, आंखें बंद किए हैं, सो रहे हैं, रट रहे हैं। बचपन की सीन याद करिए जब गोला लगा के टीचर पोएम पढ़ाती थी, वो पोएम की एक लाइन बोलेंगे तो उसमें आधे बच्चे आंख मूंदे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, तो वो वाला तरीका हो जाता है, बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों पैसिव है, क्योंकि उसमें जो लर्नर का है कंट्रोल, वो लेसन पर उसका कोई कंट्रोल होता नहीं है, सब कुछ जो कहा गया वही उसको करना है। जो ELT प्रैक्टिशनर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो इस मेथड को डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब इसको कोई महत्व नहीं देते, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों, इन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म की थियरी पर बेस्ड है, तो इसलिए जो बड़े स्कॉलर्स और ELT प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब इसको सम्मान रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब, अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में सुनना बोलना तो है ही, लेकिन लिखना और पढ़ना भी तो आता है, तो हर चीज को पूरा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। दूसरी है कि फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अब फिर आपको वही बात याद आई ना
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, मीनिंग को कम। मतलब क्या होगा, ग्रामर और स्ट्रक्चर को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जो उसका अर्थ निकलना है, सेंटेंस का जो सेंस निकलना है, सेंस पे वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा जोर नहीं देते थे। स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो ग्रामर पैटर्न है उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में था, वही हाल ऑडियो लिंगुअल मेथड में भी हो गया। तो ये लोग मीनिंग को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक आखिरी पॉइंट है डिसएडवांटेज में, वो ये है कि इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है लैंग्वेज का और इसका जो ऑर्गेनिक यूज है वो इग्नोर किया जा रहा है। मतलब किसी लैंग्वेज का जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है, उसका क्रियात्मक जो एस्पेक्ट होता है वो, और जो भाषा का जो ऑर्गेनिक यूज है उसको इग्नोर किया उन्होंने, इसको महत्व नहीं दिया। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे और एडवांटेज थे ऑडियो लिंगुअल मेथड के। और ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, क्या उसकी मेन विशेषताएं होती हैं, कैसे शुरू हुई, किस थ्योरी पर बेस्ड है, इसके और अलग अलग क्या नाम होते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ऑडियो लिंगुअल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर पूछा गया कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको जब हम सारे मेथड पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद एक फिर MCQ का टेस्ट भी रखेंगे, तो उसमें देखेंगे हम कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो ठीक है, फिर इस टॉपिक को मतलब इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं बाइलिंगुअल मेथड। टिल देन, थैंक यू।